Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start chapter 12, Colonialism and Tribal Societies. इस चैप्टर में हम भारत में रहने वाले आदिवासी और जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें इंडिया का ओरिजिनल इनहेबिटेंट माना जाता है। ये जनरली हिली एरियाज़ और फॉरेस्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं। बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ये रहते हैं। इनका अलग कल्चर होता है, अलग रिचुअल्स होते हैं। ये हमारे कल्चर से थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब जो सबसे पहले जनजाति आती है वो आती है झूम कल्टीवेटर्स की। झूम कल्टीवेटर्स एक छोटे से लैंड के पीस पे ही कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। ये क्या करते हैं कि ट्रीज़ जो रहते हैं उनको कट करते हैं, फिर उसको जला देते हैं और जो उसकी राख रहती है वो चारों तरफ फैला देते हैं, जो सॉइल को फर्टिलिटी देती है। फिर जो फर्स्ट मानसून रहता है तब वो बीज बोते हैं, फिर अक्टूबर में से काट लेते हैं। फिर जो वो लैंड का पीस है उसको कपल ऑफ ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि 12 से 18 साल के लिए, जिसमें वहाँ पे दोबारा जो है ट्रीज़ ग्रो करें। फिर दूसरी लैंड जो रहती है उसको वो कल्टीवेट करते हैं नेक्स्ट सीज़न पे। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या सडन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ये जनरली हिली एरियाज़ या फॉरेस्ट पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया का, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे ये कल्टीवेशन करते हैं। अब सेकंड जो कैटेगरी है वो हंटर्स और गैदरर्स की है। ये लोग हंटिंग करके या जो फॉरेस्ट मटेरियल है उनको कलेक्ट करके अपनी लाइवलीहुड जो है वो जीते हैं। ये कई प्रोडक्ट जो जंगल में मिलते हैं हमें, जैसे हनी, फ्रूट्स, नट्स, फायरवुड, मेडिसिन हर्ब्स वगैरह डेली नीड्स के लिए कलेक्ट करते हैं और इन्हें लोकल मार्केट में सेल करते हैं। ये रोप्स और बास्केट वगैरह भी बनाते हैं जो कि पूरी फॉरेस्ट मटेरियल से बनती है और अदर थिंग्स के लिए इसे सेल कर देते हैं। इनकी जो हट्स रहती हैं जहाँ ये रहते हैं वो भी फॉरेस्ट मटेरियल से ही बनती हैं, जैसे लकड़ियाँ या फिर रस्सी वगैरह, उसी से ये लोग अपनी हट्स बनाते हैं। अब इनमें जो मेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हैं खोंड्स, जो कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहते हैं। दूसरे बैकास जो सेंट्रल इंडिया मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अब 19th सेंचुरी के बाद से इनकी थोड़ी सी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल ग्रुप थे वो लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उनके पास उतनी लाइवलीहुड चलाने के लिए उतनी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी। इनमें थर्ड कैटेगरी आती है पेस्टोरलिस्ट की, जिसे हम चरवाहे बोलते हैं। ये एक साइक्लिक मूवमेंट करते हैं, सीज़न बाई सीज़न अलग अलग एरियाज़ में घूमते रहते हैं ताकि इन ये जो एनिमल्स पाले हुए हैं उनको खाना पानी मिल सके। इनमें मैन होते हैं वन गुर्जर्स जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, फिर होते हैं लबदीस जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गद्दीस जो कुल्लू से बिलोंग करते हैं और बकरवाल्स जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये समर और विंटर में अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं। इनके पास गोट, शीप्स, कैटल, बफेलोस और कैमल्स वगैरह होते हैं। अब आते हैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स। सेटल्ड कल्टीवेटर्स एक ही जगह पर कल्टीवेटिंग करते हैं, उनके पास खुद की लैंड होती है और जो इनमें से इनकी ट्राइब का सबसे पावरफुल मैन होता है, वो जो लैंड है उसको अपनी जो ट्राइब्स है उसमें बांट देता है कल्टीवेट के लिए। जैसे छोटा नागपुर में मुंडास, ये मतलब क्लैन को बिलोंग करते हैं। अब ब्रिटिश जो हैं वो गोंड और संथल्स को ज़्यादा सिविलाइज्ड मानते हैं कंपेयर टू हंटर्स एंड गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ब्रिटिश चाहते थे कि जो ये ट्राइब्स हैं वो सेटल्ड कल्टीवेशन करें। नाउ ट्राइबल पीपल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मिडिवल पीरियड में ट्राइबल पीपल की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी आने से बहुत बदलाव आने लगे। ट्राइबल पीपल का जंगल की ज़मीन पर राइट था, जिसे ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस ज़मीन से टैक्स और रेवेन्यू चाहते थे। वो फोर्स करते थे ट्राइब पीपल्स को कि वो कैश क्रॉप्स उगाए, जैसे पॉपी, जूट, इंडिगो एसेट्रा। उन्होंने ज़मींदार अपॉइंट किए, उन्हें हाई रेंट कलेक्ट करने बोला गया, जिससे जो ट्राइब पीपल थे उन्हें लोकल मनी लेंडर्स से पैसे उधार लेने पड़ते थे। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसके भी अगेंस्ट थे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि फॉरेस्ट एरियाज़ को कल्टीवेट करो, भले फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो जाए, है ना, भले सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन उनको रेगुलर इनकम चाहिए होती। जो ब्रिटिशर्स थे वो रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से पॉसिबल नहीं थी, और ट्राइब्स को सेटल कल्टीवेशन करने से प्रॉब्लम थी, क्योंकि रेगुलर उस ज़मीन पे कल्टीवेशन करने से उनकी जो फर्टिलिटी थी वो कम हो जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया।
और रीज़न दिया फॉरेस्ट के जलने से नुकसान होगा और उन्हें रेलवे के लिए टिम्बर भी नहीं मिलता था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर टैक्स लगाना भी मुश्किल होता था। बैन की वजह से बहुत सी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थीं उनको फॉरेस्ट छोड़ना पड़ा और दूसरे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नाउ इम्पैक्ट ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर एंड गैदरर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके अपने लाइवलीहुड जीते थे। न्यू फॉरेस्ट लॉ ने इस पर रोक लगा दी। अब उनकी ये सब जो फॉरेस्ट मटेरियल था वो उनको चुराना पड़ता था और फॉरेस्ट गार्ड अगर पकड़ ले तो उन्हें सजा दी जाती थी या उन्हें घूस देना पड़ता था। इम्पैक्ट ऑन पेस्टोरल ट्राइब्स। पेस्टोरल अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे चराने के लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी उस पर। उन्हें एक जगह ही चराना पड़ता था जिससे उनके कैटल्स शीप कमज़ोर होने लगे और मरने लगे। ब्रिटिशर्स उनके लिए क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास हुआ जिसमें इन्हें एक ही एरिया में एनिमल्स को चराने की परमिशन थी। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उन पे फाइन लगा दिया जाता और इनसे टैक्स भी वसूला जाने लगा। धीरे धीरे ये लोग लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए और दूसरी जगह काम करने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा। पोजीशन ऑफ ट्राइबल चीफ्स। अब जो ट्राइबल के चीफ्स थे, जो इनके गांव के मुखिया थे या फिर जो इनकी जो कम्युनिटी उसके मुखिया थे, उनकी पोजीशन पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जो इनके फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे कैश क्रॉप्स उगाना चाहा, जैसे कि टी प्लांट करने बोला गया या फिर कॉफ़ी प्लांटेशन करने बोला गया। माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई तो इसको इन लोगों को वो फोर्स करने लगे कि आप अपनी कम्युनिटी को इस तरफ शिफ्ट करें, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लार्ज नंबर ऑफ जो ट्राइबल चीफ थे उनको ब्रिटिशर्स की बात माननी पड़ी और इनकी जो कम्युनिटी थी उसमें से कई लोग ऐसे थे जो माइनिंग एक्टिविटी में एज अ लेबर काम करने लगे या फिर उन्हें टी प्लांटेशन करना पड़ा। तो इनकी जो ट्राइबल चीफ की जो पोजीशन थी वो नीचे गिरी, उनकी जो पावर थी वो नीचे गिरी। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स। जो ये आदिवासी या फिर जनजातियाँ थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कई रिवॉल्ट्स किए। उसमें सबसे पहला रिवॉल्ट जो था वो था खसिस का। ये एक प्रोमिनेंट ट्राइब थी जो हिली रीजन में रहती थी। जंतिया हिल्स इन द ईस्ट और गैरो हिल्स इन द वेस्ट के बीच में इनका जो था एरिया था। खसिस जो थे उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई। वो अपनी ही ज़मीन पे एज अ स्ट्रेंजर रहते थे। उन्होंने इसके लिए रिवॉल्ट किया। उन्होंने नंबर ऑफ ब्रिटिशर्स और बंगालीज को किल कर दिया। ये उसके अगेंस्ट थे कि जो ब्रह्मपुत्र वैली है और सिलहट है वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। उससे इनकी जो काफ़ी सारा ज़मीन का एरिया था वो इनसे छिन गया। हम लगभग 10,000 खसिस जो थे तीरथ सिंह के अंडर में उन्होंने इन पर अटैक किया, ब्रिटिशर्स और जो बंगालीज ज़मींदार थे। इनके लिए इन्होंने ब्रिटिश के लिए काफ़ी परेशान किया। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इनके गांव जला दिए और इन लोगों को सरेंडर करने पर मजबूर किया। जो एक दूसरा रिवॉल्ट है वो है सिंगपोस। ये 1830 में मतलब ब्रेकआउट हुआ। असामीज थे वो भी पीछे नहीं थे। तो असम में रहने वाली जो हिल ट्राइब्स थी जैसे खसटेस, गारोस एंड नागास, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो था रिवॉल्ट किया। अब जो कस्टमर्स थे इन्होंने असम में कई सारी जो सेना की टुकड़ी थी ब्रिटिश सेना की उन पे हमला किया और उन्हें मार दिया। ये रिवॉल्ट जो था 1839 में भी अगेन हुआ और कई सारे ब्रिटिश जो पीपल थे उनको मारा गया। नागा, ये 1844 में नागास ने रिवॉल्ट किया और उन्होंने दीमापुर पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे उनकी हत्या कर दी। कुकीज़ जो मणिपुर में रहते हैं उन्होंने 3 टाइम रिवॉल्ट किया, 1826, 1849 और 1850 में। इन्होंने नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, लेकिन 1850 में इनकी पावर जो थी वो कम होने लगी। छोटा नागपुर रीजन में जैसे कई सारे आदिवासी ट्राइब्स रहते थे, संथल्स, कोल्स, मुंडास एंड खोंड्स। इन्होंने भी वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया। जो मुंडा रेबेलियन है वो 1830 में न्यू रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी उसके अगेंस्ट हुआ। जो इनका रेबेलियन था वो रांची,
पालामऊ हजारीबाग तक फैल गया। इन्होंने 1000 ऑफ फॉरेन सेटलर्स की हत्या कर दी। ये जो रिवेलियन था वो 1837 तक चला। एक और जो इम्पोर्टेंट आदिवासी रिवॉल्ट है ब्रिटिश अगेंस्ट के थ्रू, वो था संथल हुल। ये इसको संथल रिवॉल्ट भी बोला जाता है। ये 1855 टू 56 चला। इसमें जो वेज वॉर था, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके अगेंस्ट था। सिद्धू और कन्हू मुर्मू इसके लीडर थे। इन्होंने जो पोस्टल और रेलवे कम्युनिकेशन था भागलपुर राजमहल के बीच में, वो उसको कट कर दिया और उस एरिया पे कंट्रोल कर लिया। इनके हाथ में आग रहती थी और तलवारें रहती थीं, और जो पॉइजनड एरोज देखा होगा आपने कि जो ऐसे एरोज जिनमें आगे पॉइजन वो लगा देते थे और उससे हमला करते थे। तो कई सारे उन्होंने यूरोपियन जो बंगले थे उन पर अटैक किया, और जो इंग्लिश रेलवे सर्वेंट्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उनका मर्डर किया। अब उस एरिया में ये लोग पूरी तरह फैल गए, और जो भी ब्रिटिशर्स इनको मतलब फोर्स करते या फिर इनके अगेंस्ट खड़े होते, उनको ये सीधा मार देते थे। अब जो लास्ट रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 1922 में। ये आंध्र प्रदेश के जो हिली एरिया में रहने वाली ट्राइब है उसने किया। अल्लूरी रामाचंद्रन राजू, जिन्हें सीताराम राजू भी बोला जाता था, वो लीडर थे इसके। उन्होंने गोरिल्ला वार किया, मतलब कि चारों तरफ से घेर के सीधा अटैक कर देते थे ब्रिटिशर्स पे। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो मालाबार स्पेशल फोर्स को लाए ताकि इन लोगों से जीत सकें। फिर जब तक अल्लूरी राजू मर नहीं गया तब तक इनके वो वार नहीं जीत पाए। अल्लूरी राजू जब किल्ड हो गया उसके बाद ये लोग वो वार जीत पाए। तो कई सारे ऐसे मूवमेंट थे। तो जो आदिवासी थे उन्होंने क्या किया कि जो अपर कास्ट फ्रीडम फाइटर्स थे उनके साथ हाथ मिलाया, और सोचा कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाते हैं तो उनका जो मतलब न्यू डेमोक्रेटिक एरिया है वो वापस से उन्हें मिल जाएगा। नाउ बिरसा मुंडा। अब जो बिरसा मुंडा था वो मुंडा ट्राइबल से आता था। इसने 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन किया था। इनका जो बॉर्न है वो हुआ 15 नवंबर 1875 में। ये पुअर फैमिली से आते थे। उलीहाटू इन रांची में एक उलीहाटू एरिया था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चाइल्डहुड में ये मतलब भेड़ वगैरह चलाते थे, है ना, बांसुरी बजाते थे, और जो लोकल अखाड़ा कहलाता है उसमें कुश्ती वगैरह किया करते थे। ये मतलब छोटे से ही गोल्डन एज के सपने देखा करते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि जो ये देख रहे थे कि जो मनी लेंडर्स हैं, ज़मींदार हैं, ब्रिटिशर्स हैं, जो गांव के किसानों का या फिर इनकी जो कम्युनिटी है उनका शोषण कर रहे थे, उसके ये अगेंस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि आपको अब रेंट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो था वो रिवॉल्ट किया। फिर ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब ये जेल से छूटे फिर दोबारा इन्होंने रैली की, और लार्ज नंबर में इनके साथ जो ट्राइब कम्युनिटीज़ थी वो जुड़ गई। रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर 1901 में इनकी डेथ हो गई। लेकिन ये जो थे वो अपनी कम्युनिटी में एज अ हीरो जाने लगे, क्योंकि इनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने मुंडा से जो इनकी कम्युनिटी थी उसको जो शराब है वो छुड़वाई, जुआ वगैरह खेलते थे वो छुड़वाया, और इनको बोला कि जो मतलब दूसरी विचक्राफ्ट सॉसरी वगैरह है इन पे बिलीव ना करें। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इनके मूवमेंट का इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास किया, जिसमें जो इनकी कम्युनिटी थी उसको अलग एरिया दे दिया गया, और उनसे जो टैक्स चार्जेस थे वो भी हटा दिए गए। आज मतलब इनको एक ग्रेट पैट्रियट के रूप में जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे पावरफुल पर्सन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनके नाम पे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जैसे बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ तक कि जो रांची का एयरपोर्ट है उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रखा गया। अब जो इकबाल दुर्रानी है उनने इन पे लेके एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है गांधी से पहले गांधी। एक दूसरी फिल्म भी बनी है 2004 में जो अशोक सरन ने बनाई, उलगुलन एक क्रांति।
तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।